नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीतकाल। रीतकाल की पहली क्लास में हमने रीतकाल की विशेषताओं को देखा, रीतकाल का नामकरण देखा और रीतकाल के पतन के कारण को भी देखा। और रीतकाल की दूसरी क्लास जो हुई थी उसमें रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें रीत सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीत मुक्त कवि तीन भागों में विभाजित किया गया था। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, रीतबद्ध कवियों को देखते हैं। रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे केशवदास को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेक्शन को बिना देर किए हुए। रीतिबद्ध कवि जो हैं केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि। तो सबसे पहले हम रीतकाल के प्रवर्तक जो माने जाते हैं केशवदास, उनके बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं केशवदास के बारे में। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए केशवदास। ये रीतकाल की तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासें हो चुकी है। हिंदी साहित्य का तीसरा चरण हम देख रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे रीतिबद्ध कवियों। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आज की हेडिंग है केशवदास। आज हम देखेंगे किसके बारे में? केशवदास के बारे में। अगर केशवदास के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1555 ईस्वी। अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1555 ईस्वी, ओरछा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और निधन की बात की जाए तो निधन इनका हुआ था 1617 ईस्वी। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1617 ईस्वी। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। पिता कौन थे? पिता का नाम काशीनाथ। पिता का क्या नाम था? काशीनाथ। और इनके दादा का नाम कृष्णदत्त था। दादा कौन थे? कृष्णदत्त। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। आश्रयदाता राजा कौन थे इनके? अगर आश्रयदाता राजा की बात की जाए कौन थे? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह। ओरछा नरेश। ओरछा नरेश। और इनके उपनाम क्या क्या? आइए इसको भी देखते हैं। उपनाम की बात करें, इनका उपनाम क्या है? संस्कृत का क्लासिक पंडित। संस्कृत का क्लासिक पंडित। ये इनका उपनाम है और ये नाम किसने दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह।
कठिन काव्य का प्रेत, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। और ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है देव और शुक्ल ने। देव व शुक्ल ने कहा। ठीक। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो इनका एक नाम क्या हुआ? हिंदी के प्रथम अलंकारवादी, लिख लीजिए, अलंकारवादी आचार्य, ये भी कहा जाता है इनको। रीतकाल का प्रवर्तक, केशव दास रीतकाल के प्रवर्तक हैं। केशव दास रीतकाल के प्रवर्तक है। कोर्ट का कवि भी कहा जाता है इनको। कोर्ट का कवि। और ये नाम किसने दिया था? विजयपाल सिंह ने कहा था इसको। विजयपाल सिंह ने कहा। कोर्ट का कवि किसने कहा? विजयपाल सिंह ने कहा। इसके अलावा क्लिष्ट कल्पना का कवि भी इनको कहा जाता है। क्लिष्ट कल्पना का कवि। और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं केशवदास के बारे में। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी। ओरछा नरेश। और निधन कब हुआ था? 1617 ईस्वी। पिता का नाम काशीनाथ और दादा का नाम कृष्णदत्त था। ये निम्बाड़ संप्रदाय में दीक्षित थे। और आश्रयदाता राजा की बात की जाए तो आश्रयदाता राजा थे राव इंद्रजीत सिंह, या आप ओरछा नरेश भी बोल सकते हैं। ये ओरछा के राजा थे। अगर इनका उपनाम देखा जाए तो इनका उपनाम क्या था? इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्लिष्ट का कवि भी कहा जाता है। उसके बाद केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा केशवदास को हिंदी का प्रथम अलंकारवादी आचार्य भी माना जाता है। तमाम उपनाम है, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को हम एक बार आपके सामने दोहरा देते हैं। केशवदास जन्म 1555 ईस्वी, ओरछा बुंदेलखंड। निधन कब हुआ? 1617 ईस्वी। पिता का नाम काशीनाथ, दादा कृष्णदत्त। ये निम्बाड़ संप्रदाय में दीक्षित थे। आश्रयदाता राजा राव इंद्रजीत सिंह, ओरछा नरेश। संस्कृत का क्लासिक पंडित, ये नाम किसने दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? देव व शुक्ल ने कहा। हिंदी प्रथम अलंकारवादी आचार्य, हिंदी के प्रथम होना चाहिए, यहां पर लिख लीजिए हिंदी के प्रथम। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक है। कोर्ट का कवि किसने कहा? विजयपाल सिंह ने कहा। क्लिष्ट कल्पना का कवि किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ये तो होगा केशवदास के बारे में। अब आइए देखते हैं केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। उन रचनाओं को ध्यान से देखा जाए। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों ने लिख लिया है। आइए देखते हैं रचनाएं। अगर रचनाओं की बात करें तो केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी?
रचनाएं। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया क्या है, रसिक प्रिया, और इसका समय क्या है, 1591 ईस्वी। उसके बाद कवि प्रिया, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी। अब ईस्वी हम नहीं लिखेंगे, आपको मालूम है ये सारी रचनाएं ईस्वी में है, तो केवल सन का नाम, केवल सन ही लिखवा देंगे हम। रामचंद्रिका 1601, रामचंद्रिका कब है, 1601 में। बीर सिंह देवचरित, बीर सिंह देवचरित, इसका समय क्या है, इसका समय है 1607 ईस्वी, 1607। रत्न बावनी, रत्न बावनी, इसका भी समय क्या है, 1607 ईस्वी। इसके अलावा छंदमाला, छंदमाला, इसका भी समय क्या है, 1607 ईस्वी। छंदमाला के बाद नक्सिक, नक्सिक, इसका भी समय क्या है, 1607। नक्सिक के बाद विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, इसका समय क्या है, 1610 ईस्वी। उसके बाद जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, इसका समय क्या है, 1612 ईस्वी। अगर हम केशवदास की रचनाओं के बारे में बात करें, अगर हम केशवदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी, रसिक प्रिया समय 1591 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्र का 1601 ईस्वी, बीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी, रत्न बावनी 1607 ईस्वी, छंदमाला 1607 ईस्वी, नक्सिक 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्र का 1612 ईस्वी। ये है केशवदास की रचनाएं। केशवदास की रचनाओं को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, रतन बावनी के बाद छंदमाला, नक्सिक, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। आइए अब इन रचनाओं को एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रसिक प्रिया। रसिक प्रिया समय क्या है, 1591 ईस्वी। इसका समय क्या है, 1591 ईस्वी। इसमें है क्या, इसमें है नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है।
इसमें 16 अध्याय हैं। इसमें 16 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कुल छंद कितने हैं? 530। ठीक। नायिका नायिका भेद कर दीजिए, नायिका भेद लिख लीजिए, यहाँ पर सही रहेगा। नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। इसमें 16 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कुल छंद कितने हैं? 530। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना। रुद्र भट्ट, ये सारी रचनाएं मैं पहले करवा चुका हूं आपकी, कि रुद्र भट्ट की कौन सी है, आनंदवर्धन की कौन सी है, मम्मट की कौन सी है। ये सारी रचनाएं मैंने आपको करवा दी, क्योंकि यही रचनाएं रीतकाल का आधार ग्रंथ है। ये रचनाएं बार बार आएंगी आपके सामने। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। किसकी रचना? अगर पूछा जाए रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ क्या है, तो रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर रसिक प्रिया की रचना हुई है। ठीक। विवाद एवं अधिनामक। विवाद एवं अधिनामक दो नए संचारी भाव की उद्भावना। सॉरी दोस्तों। अगली रचना है कवि प्रिया। आइए देखते हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया का समय क्या है? 1601 ईस्वी। कवि प्रिया समय क्या है? 1601 ईस्वी। इसके बारे में आइए देखते हैं। इसमें 16 अध्याय हैं, जिन्हें प्रभाव कहा गया है। इसमें 16 अध्याय जिन्हें प्रभाव कहा गया है। रसिक प्रिया में जो 16 अध्याय हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? प्रकाश कहा गया है। और कवि प्रिया में जो 16 अध्याय हैं, उनको क्या कहा गया है? प्रभाव कहा गया है। इसकी रचना राव इंद्रजीत की, इसमें लिखिए, इसकी रचना राव इंद्रजीत की
राव इंद्रजीत की राजनर्तकी राव प्रवीण इसकी रचना राव इंद्रजीत की राजनर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। को शिक्षा देने के लिए की गई थी। वर्ण विषय की बात करें, वर्ण विषय इसका क्या है? इसका वर्ण विषय है अलंकार। अलंकारवाद की रचना है, अलंकार से संबंधित रचना मानी जाएगी। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कवि प्रिया का वर्ण विषय क्या है, तो आपको क्या बताना है? अलंकार। इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है सामान्य अलंकार। सामान्य अलंकार और दूसरा भाग है विशिष्ट अलंकार। विशिष्ट अलंकार। कवि प्रिया में और लिखिए थोड़ा सा। इसकी रचना दंडी के काव्यदर्श इसकी रचना दंडी के काव्यादर्श, दंडी की रचना है काव्यादर्श एवं केशव मित्र के अलंकार एवं केशव मित्र के अलंकार शेखर के आधार पर हुई है। ये हो गया किसके बारे में? कवि प्रिया के बारे में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक बार इस पेज को हम लोग दोहरा लेते हैं। इस पेज में है क्या? इसमें है केशवदास की रचनाएं। केशवदास की रचनाएं कौन सी है? रसिक प्रिया, समय है 1591। कवि प्रिया, समय है 1621। रामचंद्र का 1601 ईस्वी। वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी। रतन बावनी 1607 ईस्वी। छंदमाला 1607 ईस्वी। नक्शिक 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। जहांगीर जसचंद्र का 1612 ईस्वी। अब हम इन रचनाओं को देखेंगे और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। रसिक प्रिया में क्या है? नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। इसमें 16 अध्याय है जिन्हें प्रकाश कहा गया है और कुल छंद कितने हैं? 530।
नायिका भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। कौन सी? रसिक प्रिया। इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कुल छंद 530। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई। विवाद एवं अधिनामक दो नए संचारी भावों की उद्भावना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कवि प्रिया। समय है 1601 ईस्वी। इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। प्रभाव किसमें है? किसी में? कवि प्रिया में। प्रकाश रसिक प्रिया में। आप लोग बहुत बारीकी से, थोड़े से अक्षर का प्रभाव है, आप लोग इस बारीकता को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। किसमें 16 प्रकाश का उल्लेख है? तो किसमें है? रसिक प्रिया। और किसमें 16 प्रभाव का उल्लेख है? कवि प्रिया में। इसकी रचना राव इंद्रजीत के राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कौन सी रचना ऐसी थी जिसमें राव इंद्रजीत की राज नर्तकी राव प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी? तो वो कौन सी रचना है? कवि प्रिया। इसका वर्ण विषय क्या है? अलंकार। और इसका रसिक प्रिया का नायिका भेद तथा रस निरूपण इसमें है। कवि प्रिया में क्या है? अलंकार। इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य अलंकार, नंबर 2 विशिष्ट अलंकार। इसकी रचना दंडी के काव्यादर्श, दंडी की रचना है। कौन सी? काव्यादर्श एवं केशव मित्र के अलंकार शेखर के आधार पर हुई है। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आइए देखते हैं और रचनाएं केशवदास की। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित। अगली रचना का क्या नाम? वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसके पहले 1601 में रामचंद्रिका है, उसको देख लिया जाए। उसके बाद वीर सिंह देवचरित्र देखा जाए। क्या है? रामचंद्रिका। और इसका है 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी। इसके बारे में देखते। राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य। राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य। महाकाव्य रामकथा पे आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ठीक, कुल सर्ग 39। कुल सर्ग कितने हैं? 39। और इनको क्या कहा गया है? प्रकाश कहा गया है। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रकाश। चाहे पूछा जाए कुल प्रकाश कितने हैं या कुल सर्ग कितने हैं, कितने बताने हैं? 39। कुल छंद 1717। कुल छंद कितने हैं? 1717। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। किसमें? या रामचंद्रिका में 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। आइए और आगे देखते हैं।
छंद वैविध्य के कारण, छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। इसे छंदों का अजायब घर कहा। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्थिति, मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्थिति है। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने इसे पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने इसे पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने इसे फुटकर कवियों का संग्रह कहा है। फुटकर कवियों का संग्रह कहा। सफलता किसमें है इस रचना में? सफलता अगर देखी जाए तो इनको संवाद योजना में सफलता मिली। संवाद योजना मतलब संवाद योजना लिखने में सफल रहे। अगर दोष की बात की जाए तो दोष कहाँ पे मिलता है? मार्मिक स्थलों की पहचान में न होना। मार्मिक स्थलों की पहचान न होना। ये तो हो गया किसके बारे में? रामचंद्रिका के बारे में। रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्ग 39 है जिन्हें प्रकाश भी कहा जाता है। कुल छंद कितने हैं? 1717। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति है। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने इसे फुटकर कवियों का संग्रह कहा है। सफलता अगर देखी जाए तो किसमें पाते हैं? संवाद योजना में। और दोष क्या है? मार्मिक स्थलों का सही पहचान नहीं कर पाते केशवदास। आइए आगे देखते हैं बेर सिंह देवचरित। अगली रचना का क्या नाम है? बेर सिंह देवचरित। बेर सिंह देवचरित। इसका समय क्या है? 1607 ईस्वी। इसके बारे में लिखिए। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया।
इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया। जिन्हें प्रकाश कहा गया है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य वीर सिंह। प्रबंधात्मक खंड का वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन प्रबंधात्मक खंड का वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। कथन है एक ऐतिहासिक एवं काव्यत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देव एक बेजोड़ रचना है। एक बेजोड़ रचना और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। वीर सिंह देव चरित्र के बारे में देखें। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देव एक बेजोड़ रचना है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगली रचना है रतन बावनी। इसका समय क्या है? इसका समय भी 1607 ईस्वी। आइए इसके बारे में देखते हैं। मुक्तक काव्य ये क्या है? मुक्तक काव्य वीर रस की प्रधानता है। इसमें वीर रस की प्रधानता कुल छंद कितने? अगर छंद की बात करें तो कुल छंद है 53। वीर सिंह देव एवं रत्न सिंह की वीरता का वर्णन। वीर सिंह देव एवं रतन सिंह की वीरता का वर्णन की वीरता का वर्णन। बावनी का मतलब ही होता है कि इसमें 52 छंद हैं।
लेकिन कहीं कहीं पर आपको 53 देखने को मिलता है। अगर आपके ऑप्शन में 53 ना रहे, 52 ही रहे, तो आप 52 कर लीजिएगा। ठीक, रतन बावनी, बावनी का मतलब 52 होता है, शतक का मतलब 100 होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। रतन बावनी में देखें तो क्या है, मुक्तक काव्य है, वीर रस की प्रधानता है, कुल छंद कितने हैं, 53। वीर सिंह देव एवं रत्न सिंह की वीरता का वर्णन है। इतना आप लिख लीजिए। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। इस पेज को एक बार हम लोग दोहरा लें। रामचंद्रिका को देखा जाए तो समय क्या है, 1601 ईस्वी में। राम कथा पे आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल शब्द कितने हैं, 39, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कुल छंद है 1717। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजैब घर कहा है। मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति है। पीताम्बर दत्त वर्षवाल ने इसे फुटकर कवियों का संग्रह कहा है। सफलता संवाद योजना में इनको मिलती है। दोष कहाँ मिलता है, मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं कर पाते। वीर सिंह देवचरित के बारे में बात करें तो 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई। इसमें 14 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। ऐतिहासिक एवं काव्यत्व के दृष्टि से वीर सिंह देव एक बेजोड़ रचना है। ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। अगर रतन बावनी के बारे में बात करें तो इसका समय क्या है, 1607 ईस्वी। मुक्तक काव्य है, वीर रस की प्रधानता है। कुल छंद कितने हैं, 53। वीर सिंह देव एवं रत्न सिंह की वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं हम लोग और आगे की रचनाओं को। अगली रचना का नाम है नक्सिक। नक्सिक, इसका समय क्या था, 1607 ईस्वी। इसके बारे में लिखिए। मुक्तक रचना है। मुक्तक रचना विभिन्न उपमानों के माध्यम से, विभिन्न उपमानों के माध्यम से विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नक्सिक, राधा के नक्सिक का चित्रण, का चित्रण। इसकी रचना राव प्रवीण को, इसकी रचना राव प्रवीण, इसकी रचना राव प्रवीण को राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु की गई। श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु की गई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे ऐसे आगे लिखी,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। अगली रचना का नाम है छंदमाला। छंदमाला 1607 ईस्वी। इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग। प्रथम भाग में 77 वड़ी छंदों की विवेचना, प्रथम भाग में 77 वड़ी छंदों, छंदों की विवेचना, द्वितीय भाग में 26 मात्रक छंदों की विवेचना। द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना। इसके दो भाग हैं। छंदमाला के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 77 वड़ी छंदों की विवेचना, द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना। अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता समय 1610 ईस्वी। 1610 ईस्वी। इसकी रचना किस कवि के प्रबोध चंद्रोदय, इसकी रचना कृष्ण कवि के प्रबोध, कृष्ण कवि की रचना क्या है? प्रबोध चंद्रोदय। के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर हुई है। नाटक के आधार पर हुई है। विज्ञान गीता, इसकी रचना कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर हुई है। 21 सर्ग है इसमें 21 सर्ग हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। जिन्हें प्रभाव कहा गया है। कुल छंद कितने हैं इसमें? कुल छंद बराबर 1684। 1684। इस रचना में केशवदास एक आचार कथन है। इस रचना में केशवदास एक
केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के रूप में और धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन को हम अगले पेज में देखेंगे। दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित विज्ञान गीता, ऐसे विज्ञान गीता दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित प्रतीकात्मक रचना है। आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आलोचकों के मत। आइए एक बार इस पेज को दोहरा लिया जाए। आप लोग लिख लीजिए। नक्सिक के बारे में बात करें तो ये इसका समय क्या है? 1607 ईस्वी मुक्तक रचना है। विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नक्सिक का चित्रण है। इसकी रचना राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु की गई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। छंदमाला इसके दो भाग है। प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंद की विवेचना है और द्वितीय भाग में 26 वर्णों छंद की विवेचना है। द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना है और प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंदों की विवेचना है। विज्ञान गीता इसकी रचना कृष्ण कवि के प्रबोध चंदोदय नाटक के आधार पर हुई है। इसमें 21 सर्ग है जिन्हें प्रभाव कहा गया है। कुल छंद कितने हैं? 1684। कथन इसमें क्या है? इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। विज्ञान गीता दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित प्रतीकात्मक रचना है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आप देखते हैं आलोचकों के मत को। चलो एक पंक्ति लिख लीजिए केशवदास की, उसके बाद फिर हम देखते हैं आलोचकों के मत। पंक्ति क्या है? चरण धरत चिंता करत, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें अक्सर करके ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार है। आप लोग नोट कर लीजिए, पंक्ति हम लिखवा दे रहे हैं। चरण धरत चिंता करत, नींद न आवत शोर, नींद न आवत शोर, सुबरन को शोभत फिरत, सुबरन को शोधत फिरत, शोधत मतलब खोजते हुए फिर रहे, शोधत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर।
श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर सुवर्ण का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। सुवर्ण मतलब अगर कवि के हिसाब से देखा जाए तो सुंदर वर्णों को खोज रहा है, व्यभिचारी के हिसाब से देखा जाए तो सुंदर वर को ढूंढ रहा है या कन्या को ढूंढ रहा है, और चोर के हिसाब से देखा जाए सुवर्ण मतलब सोने को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। और पंक्ति किसकी है? केशवदास की। तो आप लोग लिख लीजिए केशवदास की पंक्ति, केशवदास की पंक्ति श्लेष अलंकार। केशवदास की पंक्ति और श्लेष अलंकार ये है इस पंक्ति में, और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। चरण धरत चिंता करत नींद न आवत सोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब देखते हैं आलोचकों के मत। केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत, ये हेडिंग डाल दीजिए। केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत। केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत। आइए देखते हैं। पहला है पहला क्या है? केशव की तुलना बेब जॉनसन बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन है अज्ञेय का। इसका है अज्ञेय। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं। ये कथन किसका है? अज्ञेय का। दूसरा कथन लिखिए, केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ये तो आपको पता ही होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन से। ये किसका है? डॉक्टर बच्चन से। आइए अगला, केशव कोर्ट के कवि हैं। केशव कोर्ट के
कवि। ये कथन किसका? विजय पाल सिंह का। विजय पाल सिंह। 4 नंबर पर केशवदास महाकवि एवं रीत काव्य के केशवदास महाकवि एवं रीत काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। केशवदास महाकवि एवं रीत काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। केशवदास महाकवि एवं रीत काव्य के प्रथम उन्नायक हैं। ये कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी। केशव केवल उक्त वैचित्र। 5 नंबर केशव केवल उक्ति वैचित्र वह शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। शब्द कीड़ा केशव केवल उक्त वैचित्र व शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। उनकी दृष्टि नहीं थी। उनकी दृष्टि नहीं थी। केशव केवल उक्त वैचित्र व शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अतः वो मुक्तक रचना के उपयुक्त थे। प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ न थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ न थी।
प्रबंध काव्य रचना के योग न प्रबंध काव्य रचना के योग आगे लिखिए। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केसों में अनुभूति थी, केसों में अनुभूति थी, न शक्ति। न शक्ति। और ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव केवल उक्त वैचित्र व शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वह मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पदता उनमें कुछ न थी, प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों आप लोग लिखिए। आइए कथन नंबर देखते हैं 6। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। 6 नंबर, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता, उनमें वह सहृदयता वह भावुकता भी न थी। वह भावुकता भी न थी। न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार
भाषा पर जैसा अधिकार पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए था, वैसा प्राप्त न था। वैसा प्राप्त न था। और ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता व भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। इस इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था, वैसा प्राप्त न था। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम एक दो कथन अभी और लिखवाएंगे आपको। आइए एक बार इस पेज को दोहरा लिया जाए। केशव दास के संदर्भ में आलोचकों की मत को देख रहे हैं। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं, अज्ञेय। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन से। केशव कोर्ट के कवि हैं, विजयपाल सिंह। केशव दास महाकवि और रीत काव्य के प्रथम उन्नायक है, नंद दुलारे वाजपेयी। केशव केवल उक्त वैचित्र व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वह मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पदता उनमें कुछ न थी। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता व भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए था, वैसा प्राप्त न था। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आप लोगों ने दोस्तों लिख लिया होगा। आइए देखते हैं और आगे। अगला कथन लिखिए। केशव से पहले विक्रमी संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का
शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय। का पूरा परिचय नहीं करवाया था। नहीं करवाया था। यह काम केशवदास ने किया। यह काम केशवदास ने किया। और ये कथन किसका? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। केशव से पहले विक्रमी संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं करवाया था। यह काम केशवदास ने किया। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है केशव की रचना को सबसे अधिक केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है। और अरुचिकर करने वाली वस्तु अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। चमत्कार की प्रवृत्ति चमत्कार की प्रवृत्ति पद दोष वाक्य दोष आज तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। जगह जगह मिल सकते हैं। जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है कि उपमान जो दी जाती है, उपमान जो कहे जाते हैं, वो भी छोटे नजर आते हैं।
इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देते हैं। केसों की रचना में सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवेश, पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। आइए इस पेज को एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। केशव से पहले विक्रमी संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा सा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं करवाया था। यह काम केशवदास ने किया। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमोल है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और केशवदास की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अब कल की क्लास में हम मिलेंगे भूषण के साथ। और जिन्होंने रीतकाल की क्लासें अभी नहीं शुरू की हैं, तो आज रीतकाल की तीसरी क्लास हो चुकी है, कल चौथी क्लास होगी। अभी आप बहुत पीछे नहीं हैं, 2 क्लास पीछे आप रीतकाल देख सकते हैं और आ सकते हैं बराबर में। डेली की 1 क्लास पढ़ते हैं। जो कल की क्लास हुई थी, थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से थोड़ा लेट आप लोगों तक पहुंची होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन और सारी क्लासें आपको समय पे मिलते रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।